हाय। तो अभी हम समझेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस टेक्निक का फर्स्ट, जिससे अलग अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलास्ट्रेशन टेक्निक इज अ व्यू पॉइंट बेस्ड मेथड। व्यू पॉइंट बेस्ड मेथड कौन सा इलास्ट्रेशन टेक्निक होगा? तो यहाँ पे अलग अलग इलास्ट्रेशन टेक्निक देखते हैं, लाइक फोडा हो गया, हाँ, क्यूएफडी हो गया, कोर हो गया, आईबीज हो गया। इन सब चीज़ों को मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताते जाऊँगा, क्योंकि हमने पिछले क्लास में इसको हम समझे नहीं और जाने नहीं है। ठीक है, तो ये मैं मिसलेनियस क्वेश्चन लिए हूँ जो एग्जाम में बन सकते हैं आपके, क्योंकि अभी तक के पूछे नहीं गए तो बन भी सकते हैं। तो हमको कोई भी पॉइंट को छोड़ करके नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ बोलता है व्यू पॉइंट के लिए कौन सा बेस्ड मेथड जिसको बोलते हैं। तो व्यू पॉइंट बेस्ड मेथड हम किसे कहते हैं? कोर को कहते हैं। ठीक है, कोर का मतलब होता है कंट्रोल रिक्वायरमेंट एक्सपांसन। ठीक है, कंट्रोल रिक्वायरमेंट एक्सपांसन मीन्स दैट एनी सिस्टम कैन बी व्यू फ्रॉम अ नंबर ऑफ व्यू पॉइंट एंड दैट a complete picture of system requirement can be only emerged by putting together the various viewpoints। ठीक है, अलग अलग व्यू पॉइंट को रख के पुट करके हम इमर्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलास्ट्रेशन टेक्निक। दैट इलास्ट्रेशन टेक्निक इज नोन एज योर कोर इलास्ट्रेशन। कोर मीन्स कंट्रोल रिक्वायरमेंट एक्सपांशन। तो ये आपका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। अब देखिए यहाँ बोलता है fill in the blanks and fill in the blanks are the two viewpoint discussed in control requirement expansion। तो हम जनरली जब भी कोई मतलब सॉफ्टवेयर हो या प्रोडक्ट के केस में कस्टमर के साथ में हम कौन से पॉइंट को लेते हुए चलते हैं, उसके फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दो चीज़ों को। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है? एफ हो जाता है। ठीक है, तो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल आर टू व्यू पॉइंट डिस्कस इन कंट्रोल रिक्वायरमेंट एक्सपांसन। तो ये दो पॉइंट को डिस्कस किया जाता है आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट कंट्रोल रिक्वायरमेंट एक्सपांसन के अंदर। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ कोर? कोर का क्या मेजर ड्रॉबैक है, ये पूछ रहा है। तो कोर के कुछ ड्रॉबैक्स है ना, जैसे यहाँ पे बोला कि रिक्वायरमेंट आर कॉम्प्रिहेंसिव, एनआरएफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर नॉट गिवन थ्रू इनफ इम्पोर्टेंस, रोल ऑफ एनालिटिक्स इज पेसिव। तो बिल्कुल बात जो ये ड्रॉबैक है इसमें कि जो एनालिटिक्स होता है, एनालिटिक्स का जो रोल होता है वो आपका कोर में पेसिवली होता है। तो ये एक ड्रॉबैक हम कह सकते हैं, जो आपका सी आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए चूज द डिफरेंट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चूज अ डिफरेंट दैट करस्पॉन्ड टू इशू बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईबीज। आईबीज का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, इशू बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, क्या मतलब इसका कैसा फ्रेमवर्क होता है, कैसा वो करस्पॉन्ड करता है, वो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए आइडिया, पहले आइडिया उसके बाद क्वेश्चन, नहीं पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसमें क्वेश्चन से हम निकालेंगे ना आइडिया कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में हम उसको अलग अलग आर्गूमेंट और अलग अलग उस इशू में पुटअप करते हैं और समझते हैं, फिर उसको एक पोजीशन में रखा जाता है, फिर उसमें लास्ट में जस्टिफिकेशन दिया जाता है। तो इस तरीके से हम जो इशू बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसका फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, बोथ क्वेश्चन, मतलब जो पहले क्वेश्चन लिया जाएगा, उसके बाद में उस क्वेश्चन से हम आइडिया निकालेंगे कि किस तरीके एक प्रॉब्लम को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबका तरीका अलग होता है, सबका ब्रेन अलग होता है। ठीक है, मेथोडोलॉजी अलग होती है, लेकिन आंसर एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग आर्गूमेंट में अलग अलग इशू पे उसको रखा जाता है, एनालाइज किया जाता है। ठीक है, एनालाइज करने के बाद में उसको एक पोजीशन में रखा जाता है, देन लास्ट में एक जस्टिफिकेशन मिलता है। तो ये आपका जो है इशू बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का फ्रेमवर्क के अंदर में आता है। तो आपका ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, आईबीज को हम क्या कहते हैं? आईबीज इज अ सिंपली एंड नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड दैट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग इशू एंड गैदरिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना। हाउ कोर इज डिफरेंट फ्रॉम आईबीज? तो आईबीज मतलब इशू बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और कोर मतलब आपका करस्पॉन्डिंग ए कंट्रोल रिक्वायरमेंट एक्सपांशन। ठीक है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये पूछ रहा है। तो इटरेटिव इन नेचर जो कोर होता है, देखो कोई भी इलास्ट्रेशन जो होता है, इलास्ट्रेशन प्रोसेस इटरेटिव ही नेचर में होता है। ठीक है, तो दोनों इलास्ट्रेशन टेक्निक की मेथड है, तो दोनों ही मतलब ये हो सकते हैं इटरेटिव नेचर में।
रिडंडेंसी आर रिमूव, तो दोनों केस में हम रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं। इट इज सिंपली एंड इजियर मेथड टू यूज, तो सिंपल तो ये भी है कोर और ये भी, ठीक है। कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आर एड्रेस इन कोर, जो कंसिस्टेंसी जो प्रॉब्लम है वो जो है एड्रेस किया गया है आपका कोर में, तो ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। बिकॉज द प्राइमरीली डेटा कलेक्शन इज डन इन कोर to get a some broad level of data on each viewpoint, to structure the viewpoint and to check the consistency from within and outside of a point view. That's why the consistency problem are addressed in your core system. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इलास्ट्रेशन टेक्निक रिमूव द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन डोमेन एंड लैक ऑफ कॉमन टर्मिनोलॉजी बिटवीन द यूजर एंड द एनालिस्ट। तो कौन सा है इनमें से पूछा गया है। ये पूरे टेक्निक है आपका, फोडा हो गया, कोर हो गया, आईबीस हो गया, प्रोटोटाइपिंग हो गया, तो वो कौन सा टेक्निक है जो रिमूव करता है पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन डोमेन एंड लैक ऑफ कॉमन टर्मिनोलॉजी बिटवीन द यूजर एंड एनालिस्ट। तो ये जो होता है आपका फोडा होता है। फोडा का मतलब होता है फीचर oriented domain analysis. Feature oriented domain analysis is defined as a process of identifying, collecting, organizing, explaining and representing relevant information in a domain that is known as your FODA, means feature oriented domain analysis. तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। FODA stands for feature oriented डोमेन एनालिसिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी स्टेप आर इन्वॉल्व इन फ्यूचर ओरिएंटेड डोमेन एनालिसिस। तो जो फ्यूचर ओरिएंटेड डोमेन एनालिसिस होता है उसमें कितने स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं। तो जो हम रिक्वायरमेंट इलास्ट्रेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो उसमें बेसिकली हम मतलब जो फ्यूचर ओरिएंटेड जो डोमेन एनालिसिस होगा उसमें बेसिकली आपके 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होगा। पहले स्टेप्स को हम कहते हैं आपका क्या बोलेंगे, डोमेन, मीन्स यूर जो डेटा फ्लो होता है ना, कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करना, फिर उसके बाद में डोमेन को एनालिसिस करना, उसके बाद में आर्किटेक्चरल मॉनिटरिंग। तो कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस में डीएफडी हो गया आपका, डोमेन मॉडलिंग में आपका ईयर डायग्राम हो गया, कॉन्टेक्स्ट आर्किटेक्चरल मॉडलिंग में आपका जो ओवरऑल आर्किटेक्चर डिजाइन होता है वो हो गया। तो ऐसे 3 स्टेप इन्वॉल्व रहता है आपका फीचर ओरिएंटेड डोमेन एनालिसिस के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आईबीस इज मोर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देन कोर। बिल्कुल सही बात है, आईबीस जो होते हैं वो मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दिया जाता है क्योंकि ये इशू बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और कोर आपका जो होता है वो उतना मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं होता एज कम्पेयर टू आईबीस। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे व्यू पॉइंट को कंसिडर करते हुए चलते हैं, यहाँ पे इशू को लेकर चलते हैं ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टर ऑफ जेड, ठीक है, तो कौन सा इनमें से एक्टर नहीं है जेड का, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी जेड एक टेक्निक है आपका, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, यूजर, टेस्टर, स्क्राइब, स्पॉन्सर। तो टेस्टर जो होता है हमारा जो एक्टर जेड सेशन का नहीं होता, ठीक है। योर बी आंसर इज राइट आंसर, टेस्टर रोल इन अ सीन आफ्टर द कोडिंग फेज रादर देन इलस्ट्रेशन फेज। तो जेड सेशन किस में अप्लाई किया जाता है, आपका इलस्ट्रेशन फेज में अप्लाई किया जाता है। और टेस्टिंग कब होता है, जब कोडिंग हो जाने के बाद में टेस्टिंग होता है। कुछ कुछ केस में, कुछ कुछ मेथड में आप डेवलपमेंट के दौरान भी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, लाइक यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। लास्ट बट लिस्ट, ये देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट ऑफ जेड सेशन। जेड सेशन का कौन सा आउटपुट नहीं हो सकता, तो आपका कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हो सकता है, डीएफडी भी हो सकता है, ईआर मॉडल भी हो सकता है, यूएमएल डायग्राम नहीं होता। तो आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड हमारा जो आता है उससे क्या क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है। जो जेड मेथड होता है आपका, एसएसएम मेथड होता है, उनसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकती है उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो ये सब मिसलेनियस क्वेश्चंस है, इसको आपको ध्यान में रखना है, पूछे जा सकते हैं, सबके फुल फॉर्म एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिले एग्जाम में ऑप्शन को समझने में और आंसर निकालने में।
तो पहला यहाँ पे जो जेड सेशन है उससे पूछा गया है, ठीक है। तो जेड आपका टेक्निक है, ठीक है ना। हाउ अ ब्रेन स्ट्रोमिंग डिफरेंट फ्रॉम जेड। ब्रेन स्ट्रोमिंग सेशन कितने घंटे का होता है? तो ब्रेन स्ट्रोमिंग सेशन, जो ब्रेन स्ट्रोमिंग मीन्स आपका मीटिंग कंडक्ट करवाया जाता है। मीटिंग अलग अलग पॉइंट में, अलग अलग व्यू में, अलग अलग जो इंजीनियर्स और कस्टमर के बीच में मीटिंग होती है वो अपने पॉइंट को रखते हैं। तो ये एक मीटिंग टाइप का है। तो ये मीटिंग कितने घंटे का हो सकता है? एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि जो ब्रेन स्ट्रोमिंग और जेड में डिफरेंट है कि जो ब्रेन स्ट्रोमिंग होता है वो 2-3 घंटे का होता है, लेकिन जेड प्रोसेस ओवरऑल चलता है आपके इलस्ट्रेशन के दौरान, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब हाउ और थॉरवे प्रोटोटाइप ही डिफरेंट फ्रॉम यूनिटरी प्रोटोटाइप। तो मतलब यूनिटरी प्रोटोटाइप में डिफरेंट है वो कौन सा प्रोटोटाइप? इट इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेप, इट इन्वॉल्व जस्ट वन स्टेप, द प्रोटोटाइप इज बिल्ट विद द आइडिया विथ इट विल eventually be converted into final system, it has a shorter development time। तो हम बोलेंगे इट इन्वॉल्व जस्ट वन टास्क। तो ये डिफरेंट है, ठीक है। ये मतलब इसको छोड़ के बाकी सब सही है एक्सेप्ट ऑप्शन बी, ऑल अदर ऑप्शन रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएटरी प्रोटोटाइप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कीपिंग द रिक्वायरमेंट इन QFD in mind, which one of the following and which of the following is not an example of expected requirement? ओके तो कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे हमको बताना है। क्यूएफडी को माइंड में रखते हुए आपको बताना है कि कौन सा जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। तो इजी ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं है, ओवरऑल ऑपरेशनल करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी, स्पेसिफिक सिस्टम फंक्शन, क्वालिटी, ग्राफिकल डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी हो जाता है स्पेसिफिक सिस्टम फंक्शन, ये आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। QFD वर्क बेस्ट इफ इट हैज मैनेजमेंट कमिटमेंट, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि QFD इन्वॉल्व्स हैवी इन्वेस्टमेंट इन इनिशियल स्टेज to the bonding the managing to provide appropriate funding for the development process, so that's why the QFD work best if it has a management commitment, ठीक है। Question number 5, which of the following requirement illustration technique is applicable in messy, changing and ill-defined problem situation? तो कौन सा जब इलस्ट्रेशन टेक्निक है जो अप्लीकेबल होता है मिसी में, चेंजिंग एंड इलिंग डिफाइंड प्रॉब्लम सिचुएशन में? तो हमारा जो सॉफ्ट, यहाँ पे जो नया मेथड आता है आपका सॉफ्ट सिस्टम मेथोडोलॉजी, इसमें आपका जो टेक्निक होता है वो मिसी, चेंजिंग एंड इलिंग डिफाइंड प्रॉब्लम सिचुएशन में यूज किया जाता है इस टेक्निक को, ठीक है। इस क्वेश्चन अब चलते हैं। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, टू इंश्योर दैट a given root definition is rigorous and comprehensive, the Lancaster team proposed several circuit criteria that are summarized in a Manamic-Cato in a soft system methodology. Okay, which of the following alphabet is representing a entirely different meaning to SSM? तो C फॉर कस्टमर, A फॉर एक्टर, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, E फॉर ईयर मॉडल। तो E फॉर ईयर मॉडल नहीं होगा, E फॉर इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है। तो ER से एंटिटी रिलेशनशिप आता है, तो एंटिटी रिलेशनशिप के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट है SSM से, क्योंकि जो कैटो होता है उसका स्टैंड होता है इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट, ठीक है। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द disadvantage of using SSM as an illustration technique। तो SSM का क्या डिसएडवांटेज है ये पूछा गया है। It incorporate human element into stage, into design, or SSM is in its infant stage, SSM is suitable for new system, standard methodology like role exploration, issue resolution
एंड रिकॉग्नाइजेशन सपोर्ट SSM। तो इनमें से कौन सा जो है वो डिसएडवांटेज है बोल रहा है। तो यार ये मतलब जो आपका बी है, SSM इज इन इट्स इन्फेंट स्टेज, तो ये आपका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। मीन्स इट इज स्टिल इन्फेंसी, इट इन्वॉल्व एंड इंडस्ट्रियल यूजेस इज लो, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया और अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्र में इसका उतना यूज होता नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी फेस आर देयर इन ब्रेन स्ट्रोमिंग, ब्रेन स्ट्रोमिंग में कितने फेस होते हैं, ठीक है। तो आपका जो 3 फेसेस हम देखते हैं ब्रेन स्ट्रोमिंग प्रोसेस के दौरान। सबसे पहला आपका आता है प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन एंड फ्लो ऑफ द, ठीक है, फ्लो ऑफ। तो ये 3 फेसेस होते हैं, 3 फेस और अचीव किया जाता है ब्रेन स्ट्रोमिंग सेशन के दौरान। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हु कंट्रोल द फास्ट फैसिलिटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक मीटिंग, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है, कौन इसे कंट्रोल करता है वो पूछा। तो फैसिलिटेटर को होगा, नाम से समझ में आ रहा है, जो फैसिलिटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक, वो जो फैसिलिटेटर जो फैसिलिटेट कर रहा है एप्लीकेशन को वही कंडक्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है।